बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इनिशिएटिंग एलिमेंट्री चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी कि जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं। तो आज हमने ये 5 फैक्टर देखने हैं कि ये किस तरह से जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ जीन फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले आपको जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में पता हो कि ये क्या होती है। जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी रेफर टू हाउ कॉमन अ जीन वेरिएंट इज इन अ पॉपुलेशन। कि अगर हम एक जीन की बात करें तो ये किस तरह से एक इंडिविजुअल के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए की, ये हमारे पास दो अलील हैं एक ही जीन के। अगर हम बात करें कि सिर्फ कैपिटल ए एक पॉपुलेशन के अंदर कितना है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको हम कहेंगे कि ये कैपिटल ए की अलील फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं जीन फ्रीक्वेंसी या अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करने का तरीका है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ए अलील है इसकी तादाद पॉपुलेशन के अंदर 3 है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ अलील इन ए पॉपुलेशन। सपोज कि एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ अलील जो है वो 12 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस अलील की जीन फ्रीक्वेंसी होगी या अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम लीड टू एवोल्यूशन। तो इस अलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आती है वो एवोल्यूशन काज करती है, इसके बगैर एवोल्यूशन नहीं होती। नेक्स्ट है कि फर्स्ट फैक्टर जो जीन फ्रीक्वेंसी के ऊपर असरअंदाज होता है उसको चेंज करने में, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन प्रेशर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें, रैंडम डीएनए चेंजेस इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक वेरिएशन। किसी भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो चेंजेस आती हैं उस चेंजेस की वजह से जो वेरिएशन आती है उसको कह देते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और ये किस वजह से आती है, ये म्यूटेशन की वजह से आती है। ठीक है, अब म्यूटेशन प्रेशर क्या होता है, इट क्रिएट न्यू वाली इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। कि अगर एक डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं AUG, दैट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, और इस ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं तो इनकी सीक्वेंस है AUG। अगर हम इसको चेंज कर दें UGA तो ये एक म्यूटेशन होगी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड सेम है लेकिन उसके अंदर उसकी जो सीक्वेंस है वो चेंज होगी। इसको हम कह देते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। म्यूटेशन कैन बी हार्म बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल। अगर हम म्यूटेशन को देखें तो ये बेनिफिशियल कैसे होती है, हार्मफुल कैसे होती है और न्यूट्रल कैसे होती है। बेनिफिशियल म्यूटेशन उस वक्त होगी कि अगर एक डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ रही हैं और वो चेंजेस एक म्यूटेशन बना रही हैं, और उस म्यूटेशन से एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस तरह से डेवलप करता है कि वो इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो म्यूटेशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है इन्वायरमेंटल कंडीशन को बेयर करने में, उस म्यूटेशन को कहते हैं बेनिफिशियल म्यूटेशन। इसी तरह हार्मफुल म्यूटेशन क्या होगी कि अगर न्यूक्लियोटाइड की चेंजेस हो जाए और वो म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन से ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल अडेप्टेबिलिटी कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आ रही हैं और उससे कोई बीमारी हो जाती है तो वो बीमारी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव नहीं करने देगी, तो उसको हम कह देते हैं ये हार्मफुल म्यूटेशन है। इसके बाद है न्यूट्रल म्यूटेशन। अगर न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ रही है लेकिन उसका रिजल्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शो नहीं हो रहा, तो उसको हम कह देते हैं न्यूट्रल म्यूटेशन। इफ इनहेरिटेड म्यूटेशन अल्टर जीन फ्रीक्वेंसी। तो अगर म्यूटेशन जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही है तो इसका मतलब वो डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसकी अब एग्जांपल अगर हम देखें, ड्रॉट रेजिस्टेंट म्यूटेशन स्प्रेडिंग इन प्लांट। अगर कोई ऐसा प्लांट है, प्लांट ड्रॉट का मतलब ही क्या है कि पानी की कमी हो जाना। तो ऐसे प्लांट जो इस एरिया में रहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल डेजर्ट एरिया में जो प्लांट रहते हैं, तो उसके अंदर ये म्यूटेशन हुई थी कि वो डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर सकें ताकि उनको पानी की कम ज़रूरत पेश हो, तो वो उस टेम्परेचर उस लो वाटर एरिया में सर्वाइव कर सकें। तो इसको हम क्या कह देते हैं, म्यूटेशन प्रेशर। नेक्स्ट है सेकंड, सिलेक्शन प्रेशर, इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सिलेक्शन प्रेशर क्या होती है कि इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो हैं वो इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करते हैं उसकी सर्वाइवल एबिलिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर तो वो फैक्टर ऑर्गेनिज्म को फेवर कर रहे हैं, ऑफरिंग सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव एडवांटेज, तो वो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियल मैलरिज्म एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि मौत जो कि दरख्तों की बार्क के ऊपर रहते हैं, उनका कलर पहले जब इंडस्ट्रीज बैन नहीं बनी थी तो उस वक्त उनका कलर था वाइट कलर। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज़ बन गई तो इंडस्ट्रीज़ ने स्मोक जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ना शुरू कर दिया,
फिर वो स्मोक मॉथ वाइट मॉथ की बॉडी के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया, जिससे उनका कलर ब्लैक होना शुरू हो गया। और साथ ही साथ वो स्मोक जो ट्रीज़ की बार्क है उनके ऊपर भी डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अब बैकग्राउंड भी ब्लैक है, मौत का कलर भी ब्लैक है, तो कोई भी प्रेडिटर मौत को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा डार्क बैकग्राउंड में, डार्क स्किन कलर में। ठीक है। और अगर हम इसके मुकाबले में देखें कि अगर मौत का कलर वाइट है और उसका बैकग्राउंड ब्राउन है, तो वाइट कलर ब्राउन बैकग्राउंड में इजीली डिटेक्ट हो जाता है, प्रेस को इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो ब्लैक कलर है वो सर्वाइव करेगा और जो वाइट कलर है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये म्यूटेशन जो हुई, ये जो सिलेक्शन हुई, इसको हम कह देते हैं ये सिलेक्शन प्रेशर है कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो इसको हम कह देते हैं डायरेक्शन सिलेक्शन। ठीक है। ये सिलेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि ब्लैक कलर जो मौत है सिर्फ वही सर्वाइव कर रहा है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेकंड इसकी टाइप है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ अगर हम देखें तो वो इस तरह से ड्रा होता है। इसकी जो दोनों फिनोटिपिक एक्सट्रीम हैं वो सर्वाइव नहीं करती, लेकिन जो मिडल है यानी कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप है वो सर्वाइव करेगी। अब इसमें इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बच्चा है, जब वो पैदा होता है तो उसका जो सर है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, यानी कि उसको माइक्रोसिफेली है, छोटे सिर वाला बच्चा है। जब वो पैदा होगा तो पैदा होने के बाद उसको बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी जो उसके ब्रेन के रिलेटेड हैं, यानी कि वो मेंटली रिटार्ड होगा, छोटे सर के बच्चा। अब अगर हम दूसरी फिनोटिपिक एक्सट्रीम को देखें, ऐसा बच्चा जिसका सर बहुत बड़ा है, तो उसको डिलीवरी के वक्त भी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, और जब वो दुनिया में आएगा तब भी उसको उसका जो बॉडी बैलेंस है वो बिगड़ेगा, और इसके साथ साथ उसको भी बीमार ब्रेन की कुछ डिजीज़ होंगी, तो उससे भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा ज़्यादा सर्वाइव करेगा जिसका सर इंटरमीडिएट शेप का है, यानी कि ना छोटा है ना बड़ा है, तो डिलीवरी के वक्त भी कोई मसला नहीं होगा और डिलीवरी के बाद भी उसको कोई मसला नहीं होगा। तो उसको हम कह देते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। नेक्स्ट है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या होती है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि दो फिनोटिपिक एक्सट्रीम वो फेवर करती हैं। अगर हम इसमें देखें, इसकी हम एग्जांपल लेंगे कि अगर एक रैबिट है, वो स्नो एरिया में रहता है और उसका कलर है वाइट, तो स्नो एरिया में भी बैकग्राउंड उसका वाइट होगा, तो इसको प्रेडिटर इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, इसके शिकारी इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, तो इसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा। इस तरह अगर हम दूसरी फिनोटिपिक एक्सट्रीम में देखें कि स्नोई एरिया में कुछ रैबिट ऐसे होंगे जिनका कलर ब्राउन होगा, और वो ज़्यादातर ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पर पत्थर होंगे, यानी कि उनका बैकग्राउंड भी ब्राउन होगा। तो वाइट रैबिट बैकग्राउंड वाइट, ब्राउन रैबिट बैकग्राउंड ब्राउन। ठीक है। अब ये दो फिनोटाइप्स होगी रैबिट की, तो ये दोनों ही सर्वाइव करें। अब थर्ड जो फिनोटाइप है वो है ब्लैक कलर, उसको हम BL से ज़ाहिर करते हैं। ये ब्लैक कलर अगर स्नो एरिया में रहेगा, क्योंकि इसका कलर ब्लैक है, बैकग्राउंड इसका वाइट या ब्राउन है, तो इसको इजीली इसका जो शिकारी है वो इजीली डिटेक्ट कर लेगा और इसको इजीली मार देगा। तो ये है इसकी थर्ड टाइप, जिसको कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रेशर की एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, डार्क मॉथ सर्वाइव बेटर इन पोल्यूटेड एरिया, यानी कि जहाँ पर स्मोक ज़्यादा है तो वहाँ पर डार्क मॉथ ज़्यादा सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट, इमिग्रेशन या जीन फ्लो जिसको हम कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर जीन इनटू अ पॉपुलेशन, कि एक इंडिविजुअल एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करके आ रहा है, तो साफ ज़ाहिर है कि उसके जीन भी एक एरिया से दूसरे एरिया में आ रहे हैं। इंट्रोड्यूस न्यू अलील इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, तो साफ ज़ाहिर है कि न्यू अलील एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और न्यू अलील आ रहे हैं एग्जिस्टिंग अलील के साथ मिक्स होंगे, तो इसका मतलब है कि क्या चीज़ इंक्रीज़ होगी, डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी। प्रिवेंट आइसोलेशन एंड की पॉपुलेशन सिमिलर, और इससे क्या होगा कि आइसोलेशन नहीं होगी और पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करेगी, जीन एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, और वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर हो। नेक्स्ट एक एग्जांपल है माइग्रेटिंग बर्ड्स हैविंग न्यू फीदर कलर जी, यानी कि एक एरिया से फीदर कलर वाले जो बर्ड हैं वो मूव करके न्यू एरिया में आ रहे हैं, तो न्यू एरिया में जो बर्ड्स होंगे उनके फीदर का कलर अलग होगा, और जिस एरिया से वो आ रहे हैं उनका फीदर कलर अलग होगा। लेकिन जब इसकी रिप्रोडक्शन होगी तो इनके अंदर जो बच्चे इनके पैदा होंगे उनका कलर भी डाइवर्सिफाइड होगा, यानी कि डिफरेंट कलर वाले फिर मिक्स कलर पैदा हो जाएंगे, और इसको हम कह देते हैं इमिग्रेशन या फिर जीन फ्लो। नेक्स्ट है 4 नंबर पे क्रॉस ब्रीडिंग।
मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन और स्पीशीज। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है कि स्पीशीज उसकी डिफरेंट है लेकिन वो एक ही एरिया में रह रहे हैं, उसको हम कह देते हैं कि जब उनके दरमियान मीटिंग होगी उसको हम कह देते हैं क्रॉस ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन। क्रिएट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड इंक्रीज वेरिएशन। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन न्यू पैदा करेंगे और न्यू जेनेटिक वेरिएशन इसमें पैदा होंगे। मे रिजल्ट इन हाइबर वाइगर स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? आपने नाम सुना होगा हाइट्रोजाइगस सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जीनोटाइप हाइट्रोजाइगस है, तो वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, ज़्यादा देर सर्वाइव करते हैं एज़ कम्पेयर टू होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो हाइट्रोजाइगस उस वक्त ही बनेंगे जब दो अलग अलग जीन, अलग अलग अलील मिक्स हों। ठीक है, इसकी एग्जांपल है क्रॉस ब्रीडिंग कैटल फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। अब कुछ कैटल होते हैं जिसकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि उसके जीन जो हैं वो मजबूत हो जाएं और उनको बीमारियां कम से कम लगें और उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो जाए। लास्ट पे है जेनेटिक ड्रिफ्ट। रैंडम चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन अनरिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक चेंजेस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर हो लेकिन क्या हो? रैंडम हो, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में ना हो, उसको हम कहते हैं कि रैंडम चेंजेस है। फॉर एग्जांपल, आप सपोज करें कि हमारे पास ये एक एरिया है और इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, ये मैंने इंडिविजुअल्स बनाए हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज़ करके बना रहा हूँ। ये इंडिविजुअल्स हैं, मैं 3 कलर यूज़ करता हूँ। अब ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, एक एरिया है जहाँ पर डिफरेंट इंडिविजुअल रह रहे हैं और इस पॉपुलेशन में आ जाता है जी कोई भी स्टॉर्म आ जाता है। स्टॉर्म लिख लेते हैं, या अर्थक्वेक आ जाता है। स्टॉर्म आ गया। ठीक है, स्टॉर्म आने के बाद क्या होगा? कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जब आता है तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके सामने कोई हेल्दी पर्सन है या डिजीज्ड पर्सन है, यंग पर्सन है या ओल्ड पर्सन है। उसके सामने जो भी आएगा उसने उसको ख़त्म कर देना। बिल्कुल वैसे ही इस एरिया में अब मैंने ये 3 कलर शो किए हैं, ये 3 डिफरेंट इंडिविजुअल हैं। इनमें से कुछ इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल हम रेड कलर को शो करते हैं कि ये वो इंडिविजुअल हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। इसके अलावा अगर हम जो ग्रीन कलर है उसको हम देखें तो वो इंडिविजुअल हैं जो मीडियोकर हैं, यानी कि ना हेल्दी हैं ना डिजीज्ड हैं, यानी कि स्मार्ट हैं। और जो मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है, आप ये सपोज करें कि ये वो इंडिविजुअल हैं जो वीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? कुछ ब्लू कलर वाले मरेंगे, हो सकता है अब रेड कलर वाले सारे ही मर जाएं, तो कुछ ग्रीन कलर वाले होंगे। ठीक है, अब ये हमने 2 कलर यहाँ पे रखे हैं और बाकी वो सारे मर गए। अब उसमें नेचुरल डिज़ास्टर ने ये नहीं देखा कि कौन हेल्दी है और कौन वीक है, उसने मार दिया जो उसके सामने आया। अब जो बच गए हैं इसके जो जीन होंगे, अब इनके पास गुड जीन भी हो सकते हैं, बैड जीन भी हो सकते हैं। गुड जीन वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसकी हेल्प करते हैं, और बैड जीन वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को मारने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म बच गए अब उनके पास गुड जीन भी हैं, बैड जीन भी हैं। ठीक है, अब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके अंदर जो इंडिविजुअल पैदा होंगे वो वही होंगे जो बच गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट कलर था, अब यहाँ पे मैंने एक ही कलर शो किया है। इसका मतलब क्या है कि जो बच जाएंगे उनकी इन्हीं के बच्चे पैदा होंगे और बिल्कुल वो अपने माँ बाप जैसे होंगे। तो इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक ही जीन सब में आ गया। ठीक है, ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसका जनरल मैकेनिज्म। अब आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। सबसे पहले हम बॉटलनेक इफेक्ट को देखते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक बॉटल है। ठीक है, और इसमें कुछ इंडिविजुअल हैं। अब मैंने इंडिविजुअल सारे के सारे बॉटल की बेस पे बनाए हैं, यानी कि जहाँ एरिया ज़्यादा है। बिल्कुल ये एक ही बॉटल है और इसी के अंदर हमने इंडिविजुअल बनाए हैं। अब यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, कोई भी लगा लें, अर्थक्वेक आ गया या कोई और ऐसा आ गया, तो क्या होगा? नेचुरल डिज़ास्टर आया तो इसमें से कुछ इंडिविजुअल मर जाएंगे। सपोज करें ये 4 बच गए, बाकी सारे मर गए। अब ये 4 कम है तो ये कम इस नेक में पूरे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा थे तो ये नेक में यहाँ पे पूरे नहीं आ सकते थे, इस बॉटल के नेक में पूरे नहीं आ सकते, ये इसकी बेस में है।
अब हमने इसकी बेस में से इंडिविजुअल कम कर दिए। वो कैसे कम हुए? नेचुरल डिजास्टर की वजह से, यानी कि अर्थक्वेक है, सुनामी आ गया, स्टॉर्म आ गया, कुछ भी हो गया, उससे कुछ इंडिविजुअल मर गए और कुछ बच गए। और वो जो बच गए हैं वो कम है, तो उसको हमने बॉटल की नेक में फिट कर दिया। अब ये जो बॉटल की नेक में इंडिविजुअल हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इंटरब्रीड करेंगे, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी तादाद को दोबारा रीस्टोर कर लेंगे। सेम ही एरिया है जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया था और उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म बच गए थे, उन्होंने फिर रिप्रोडक्शन की और दोबारा अपने आप को रिटेन किया। इसको कहते हैं बॉटलनेक इफेक्ट, के ज़्यादा पॉपुलेशन थी, नेचुरल डिजास्टर आया तो कम पॉपुलेशन होगी, फिर वो कम पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस किया, उसने मल्टीप्लाई किया और दोबारा अपनी जो स्ट्रेंथ है वो रिटेन की। इसको हम कह देते हैं ये बॉटलनेक इफेक्ट है। अब आ जाते हैं फाउंडर इफेक्ट क्या होता है। सपोज करें ये एक एरिया है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स हैं, सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स इस एरिया को छोड़कर न्यू एरिया में आ गए, ठीक है। न्यू एरिया में आ गए और वो कुछ इंडिविजुअल कितने हैं? 4 है। मैंने सपोज किया कि यहाँ पे इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ से मूव करके कितने आए? 4। और इस एरिया में और कोई इंडिविजुअल बाकी पहले नहीं था। अब ये 4 के 4 इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई होगी, मेटिंग होगी, तो ये नई एरिया में आकर अपने अपनी पॉपुलेशन के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन जीन सब के अंदर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी जेनेटिक डाइवर्सिटी रिड्यूस होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसको हम कह देते हैं ये है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर का मतलब क्या होता है? बुनियाद रखने वाले। अब यहाँ से 4 चलकर एक न्यू एरिया में गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी कौम की बुनियाद रखी, रिप्रोड्यूस किया और नए ऑर्गेनिज्म, नए इंडिविजुअल अपने जैसे पैदा किए। इसको हम कह देते हैं ये है फाउंडर इफेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल है, वॉल्केनिक एरप्शन चेंज बर्ड जीन पूल रैंडमली। वॉल्केनिक एरप्शन क्या करती है? क्योंकि वहाँ से लावा बाहर आता है, तो वो बर्ड्स के जीन पूल के ऊपर असरअंदाज होते हैं कि जो बर्ड्स के अगर उस एरिया में आ गए वॉल्केनिक एरप्शन में, तो वो तो मर जाएंगे और सर्वाइव वही करेंगे जो हवा में उड़ रहे थे, वो बच जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जीन पूल रैंडमली चेंज होगा। अब जो उड़ गए उनमें से कुछ कमज़ोर भी होंगे, कुछ ताकतवर भी होंगे, और जो मर गए हैं उसमें से भी कुछ कमज़ोर भी होंगे, कुछ ताकतवर भी होंगे। इसका ये नहीं है कि सारे के सारे कमज़ोर मर गए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 5 फैक्टर को डिटेल के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।